हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र मालविया अपेक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम राज्य स्तरीय समान अर्धवार्षिक परीक्षा 10th क्लास का हाफ ईयरली पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो 27 को हुआ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है। 26 और 91, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 7 × 13। इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है? 13। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आएगा? 13। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 इसका उत्तर। द्विघात समीकरण सेकंड क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 में मूलों का योग बताना है। मूलों का योग का सूत्र होता है अल्फा + बीटा -b/a। यहाँ पे a यहाँ पे x² का गुणांक होता है, b यहाँ पे x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यहाँ पे है +7 और a का मान है 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा -7। द ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि x + y बराबर 10 हो और x - y बराबर 6 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अपन विलोपन विधि लगा सकते हैं। x + y बराबर 10, x - y बराबर 6। विलोपन विधि में यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ पे ये y कट जाएगा और जोड़ेंगे तो 2x आएगा और 10 और 6 कितना हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। x बराबर कितना आएगा? 16/2 बराबर 8। x का मान 8 आ गया। x का मान कहाँ रखेंगे? ये समीकरण नंबर 1 समझे और ये समीकरण नंबर 2 समझे, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो कितना आएगा? 8 + y बराबर 10, तो y बराबर आएगा 10 - 8। 10 - 8 करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो x का मान तो आ गया 8 और y का मान 2। x का मान 8 और y का मान 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर अ राइट है। इसी प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c। यहाँ पे समीकरण बोला तो बराबर में 0 आएगा। बराबर 0 में विविध कर बताना, विविध कर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac। ब ऑप्शन राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, एपी दे रखा है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 25 का 12वां पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो 12वां पद निकालने के लिए 12वें पद का सूत्र होता है a12 बराबर a + 11d, a + 11d। तो यहाँ पे पहला पद कौन सा है? तो ये पहला पद है a 7। अंतर बताओ d क्या आएगा? तो 13 - 7 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 + 11 × 6 = 66 हो जाएगा। 66 और 7 कितना हो गए? 73। 73 इसका राइट आंसर, स ऑप्शन राइट। इसी प्रकार से आगे छठा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि DE ये DE समांतर है BC के, ये समांतर लाइन है, तो x का मान क्या होगा? x का मान बताना है। तो थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा। अनुपात देखते हैं, 4/6 बराबर x/9। x का मान ज्ञात करेंगे। भाग में लिखा 9 तो कहाँ जाएगा? गुणा में, तो यहाँ आएगा 4 × 9/6। ये x का मान आएगा। अब इसको कट करते तो उत्तर आएगा इसका 3 के पहाड़े से 2 बार, 3 के पहाड़े से ये 3 बार, फिर 2 के पहाड़े से ये 4 कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 × 6, x बराबर कितना आ गया? 6। x का मान पूछा आपको तो उत्तर आ जाएगा इसका द, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्त का व्यास AB तथा A
3, व बी 1, 4 में वर्त के केंद्र के निर्देशांक बताना है। केंद्र के निर्देशांक में इसका मतलब ये वर्त है और ये वर्त का व्यास है, तो ये वर्त का केंद्र हो जाएगा। इस व्यास के सीधे बिंदु कौन कौन से है? 3, -10 और एक बी बिंदु दे रखा आपको 1, 4। तो आपको केंद्र इसका मतलब मध्य बिंदु बताना, आपको ओ के निर्देशांक बताना केंद्र बिंदु के। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, फिर यहां आ जाएगा y1 + y2/2, ये आ जाएगा। अब यहां चेक करते हैं x1 और x2, तो 3 + 1/2 आ जाएगा। फिर -10 y1 और y2, तो -10 + 4/2। हल करते हैं तो कितना उत्तर आता है? 4 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। फिर यहां आ जाएगा -10 और प्लस का 4 है तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो -6 में 2 का भाग करेंगे तो -3। 2, -3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, -3 ऑप्शन नंबर अ राइट है। 2, -3, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? अ राइट हो जाएगा। फिर 8वां नंबर प्रश्न है। 8वें नंबर प्रश्न में sin 60 का मान, आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद होती तो आप ये प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर देते। √3/2 sin 60 का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर अ राइट है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? अ राइट है, √3/2। फिर नेक्स्ट है 9वां नंबर प्रश्न है। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण बताना है। इसका मतलब यहां पे अपन देखते हैं कि यहां पे ये इसका चित्र बनाते हैं, तो 10 मीटर ऊंचे वृक्ष है, ये 10 मीटर है, और उसकी छाया 10 मीटर लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण बताना है, और छाया दे रखी है आपको 10√3 मीटर। तो आपको कोण बताना है, थीटा बताना है। तो यहाँ पे देखो आप थीटा के ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण, और ये हो जाएगी आपके लंब, और ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे लंब बटा आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पे tan थीटा का मान कितना है ज्ञात करना है, तो ये थीटा लिख देंगे। लंब का मान कितना है? 10, और यहाँ आधार कितना? 10√3। 10 से 10 कट जाएगा, तो इसका tan थीटा कितना आएगा? 1/√3। अब यहाँ चेक करना कि 1/√3 किसका मान होता है। सोचो, त्रिकोणमितीय अनुपात tan में किसका होता है? tan 30 का, tan 30 डिग्री का, तो यहाँ आएगा tan 30। थीटा कितना आया? tan 30 डिग्री, ये 1/√3। तो tan 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन नंबर राइट है? ऑप्शन नंबर द, ये इसका उत्तर आएगा। फिर आगे 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि वर्त के किसी एक बाहरी बोलो या बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखाएं बतानी, अधिकतम बताना है इसमें। तो कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ब 2 होती है। कितनी होती है? 2। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट आपको सूत्र याद होना चाहिए, कौन सा होता है? θ/360 πr²। ब ऑप्शन राइट है, θ/360 πr²। फिर आगे 12वां नंबर प्रश्न है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताना। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ये गोले का आयतन का सूत्र है। अब आपको त्रिज्या कितना दिया? आर का मान कितना दिया? 3 दिया, तो 4/3 पाई में उत्तर आ रहा, तो पाई में मान नहीं रखना है। आर कितना है? यहाँ पे 3 है, तो 3 की घात 3 आएगी, तो 3 बार लिख देंगे इसको। फिर ये 3 से 3 कट होगा, तो यहाँ देखो 3 3 9, 9 चौक 36, तो 36 पाई, ये इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
स, ये ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जिसकी त्रिज्या r व ऊंचाई h हो। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r h, क्या होता है 2 पाई। संपूर्ण पृष्ठीय नहीं पूछा इसमें, वक्र पृष्ठीय पूछा, इसलिए आपको 2 पाई r h इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता बतानी, 6 अंक आना चाहिए। अब पासे पे कुल परिणाम होते 6, कौन कौन से आ सकता है 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कुल परिणाम हमेशा कहां लिखते हैं, भाग में लिखते हैं। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6 अंक आना, 6 कितनी बार आ सकता है, एक बार, एक बार आ सकता है, तो इसका मतलब आप अनुकूल परिणाम कितना लिखेंगे 1। ये कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर द राइट है। ये आपको डायरेक्ट सूत्र याद होता तो डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर 15वां नंबर प्रश्न है, 15वें में आपको माध्य पूछा है, 3 5 7 9 11 13 15 का माध्य क्या होगा वो बताना है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग कर लेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो सभी को जोड़ो कितना आएगा 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, इन सभी को जोड़ के जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का भाग करेंगे, इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। 63 में 7 का भाग कितनी बार जाता है 9 बार, तो ऑप्शन नंबर इसका स राइट आंसर है। इस प्रकार से आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको पहला ही प्रश्न दे रखा है, रेखा a1x b1y + c1 तथा a2x + b2y और c2 में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब तीनों अनुपात बराबर हो तो वो हल बताने कैसे होंगे, तो इसमें अनेक हल भी लिख सकते हैं और अनंत हल भी लिख सकते हैं। तो कैसे होंगे अनंत हल, कैसे होंगे अनंत हल, या आप इसका उत्तर ये भी लिख सकते हैं अनेक हल, दोनों ही उत्तर राइट है इसके। दूसरा प्रश्न है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती, क्या होती है लंब। इस खाली जगह में आएगा लंब, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको लंब बोलते हैं। घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 में 60 का भाग करेंगे तो आएगा 6 डिग्री का। ये इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर प्रश्न है, शंकु का आयतन। अब शंकु के आयतन का डायरेक्ट सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r² h। ये डायरेक्ट सूत्र पूछा आपको, शंकु का आयतन का सूत्र बताना था। फिर किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, जैसे ये वृत्त है और वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो क्या होती है समांतर, क्या होती है समांतर। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है समांतर होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है, ये डायरेक्ट आपको सूत्र पूछा है 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक, क्या आएगा इसमें 2 इंटू माध्य, तो 2 आएगा इसमें, खाली जगह में क्या आएगा 2। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। फिर अतिलघुरात्मक प्रश्न, अतिलघुरात्मक प्रश्न में आपको पूछा है अभाज्य गुणनखंड, पहला ही चैप्टर का प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड करना है 38 25 का। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से भाग करते हैं तो 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो अपन 3 लेंगे, 3 का भाग करके चेक करते थे, या 3 का भाग 1 बार 2 बार और फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बार जाएगा 2 बार जाएगा और यहाँ पे 7 3 21 आएगा 5 3 15 आएगा, और वापस चेक करते 3 का भाग करते तो कितनी बार जाएगा 3 का भाग 4 बार 4 3 12, फिर यहाँ आ जाएगा 2 बार 2 3 6 और 5 3 15।
अब 3 का भाग नहीं जाएगा, कैसे पता चला मुझे? सभी अंकों को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर अपन चेक करते हैं 5 का, अभाज्य संख्या 5 का भाग करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 बार चला जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 5 से 25। फिर ये 85 में और 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 70 पौन 85। फिर यहाँ आएगा 17 का भाग 1 बार, 17 अभाज्य संख्या इसलिए। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसको घातांक रूप में लिखना चाहे तो घातांक रूप में भी लिख सकते हैं, 3 की घात 2, 5 की घात 2 × 17, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, ये इसका हल रहेगा। फिर नेक्स्ट है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा -3 और अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मूलों का कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो अब ये जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो तो अपन डायरेक्ट समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो तो ये डायरेक्ट सूत्र होता है, ये सूत्र। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना मान दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का योग दे रखा है -3, x आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2 दे रखा है, तो ये 2 पुट कर देंगे। अब हल करते तो इसका उत्तर आएगा x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये इसका द्विघात समीकरण आ जाएगा, ये इसका द्विघात समीकरण उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एपी दे रखी समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? मतलब कितने नंबर का पद? आपको पद ज्ञात करना, n का मान ज्ञात करना। तो आपको nवा पद दे रखा an दे रखा कितना? 78। हम जानते an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू आएगा 78, ये आ जाएगा। अब यहां पे a का मान पता करो, जो प्रथम पद होता है वो होता है, तो यहां a का मान 3, d का मान कैसे निकालेंगे? तो d बराबर आएगा 8 माइनस 3 बराबर कितना आया? 5, तो d का मान यहां रख देंगे n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। अब ये 3 का पक्षांतर करेंगे तो 78 माइनस 3 कितना आएगा? 78 माइनस 3 आ जाएगा 78 माइनस 3, 78 माइनस 3, और यहां आएगा n माइनस 1, और ये गुणा में लिखा तो कहां जाएगा? भाग में। तो हल करेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। 75 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? 15 बार, और 1 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा? 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 16 आंसर आएगा। तो 16वां पद क्या होगा इसमें? 16वां पद कितना आएगा? 78 आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट है साइन 60 और कॉस 60 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान बताइए। अब साइन 60 का मान टेबल से डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्या लिखेंगे? साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान भी कितना होता है? √3/2। फिर यहां आ जाएगा साइन 30 का मान 1/2 प्लस या गुणा में आ जाएगा कॉस 60 का मान भी 1/2। हल करेंगे तो √3 का √3 से गुणा आएगा 3/4, फिर प्लस इसका गुणा करो अंश अंश का तो 1/4, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? +4 आ जाएगा, तो 3 + 1 टोटल आ जाएगा 4/4, बोले तो भाग करेंगे तो 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु फुट पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखिए जैसे ये आपके है एक मीनार, अब यहां पे आपको कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, दूरी कितनी है? 30 मीटर, ये मीनार का फुट पॉइंट है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री।
उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं। तो अब यहाँ मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात बताना जो लंब और आधार में संबंध बताए, तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा यहाँ लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये आता है। अब यहाँ पे टेन 30 आ जाएगा, और लंब का मान कितना h अपॉन, और यहाँ पे इसके फुट पॉइंट से दूरी कितनी है 30 मीटर है, तो ये 30 आ जाएगा। आधार हल करेंगे, टेन 30 का मान होता है 1/√3 और h अपॉन 30। अब इसको h का मान ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई बतानी, तो h बराबर आ जाएगा यहाँ पे h बराबर 30/√3। 30/√3 है, तो अब यहाँ पे परिमेयकरण करके रूट वाली वैल्यू को हटाएंगे। तो परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 से गुणा भाग किया तो यहाँ आ जाएगा 30√3, और यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 के पार्ट ऐसे, ये 30 10 बार जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 10√3। ये 10√3 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीनार की जो फुट से दूरी है वो मीटर में है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मीटर। ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 2-2 नंबर के प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब इसमें आपको फिक्स प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 का एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले माना ये, तो यहां आ जाएगा सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या, था 3 प्लस, यहां आ जाएगा 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करना तो पहली लाइन आपको यही लिखनी कि परिमेय, विपरीत आपको मानना है। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? ये परिमेय संख्या का रूप होता है a/b, और यहां क्या होता है a व b कैसी संख्या है? पूर्णांक है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन है परिमेय संख्या की। तो अब यहां से √5 को सेपरेट करेंगे, तो 2√5, तो a/b -3 आ जाएगा। फिर इसमें लसअप लेंगे तो यहां आ जाएगा b, a -3b। अब यहाँ पे √5 है, ये 2 कहाँ लिखा है? गुणा में लिखा, तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि √5 तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, और a और b पूर्णांक है, तो ये कैसे संख्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने कल्पना क्या करी? गलत करी है, इसलिए ये विरोधाभास हो रहा है। तो इसको लिखना कैसे है? चूंकि a व b पूर्णांक है, इसीलिए a -3b/2b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है अर्थात क्या पता चल जाएगा कि ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। अर्थात √5 भी कैसी संख्या है? अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। परंतु हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय
संख्या हैं, अपरिमेय संख्या। तो यहां तो कह रहा है परिमेय संख्या और यहां आ रहा है अपरिमेय संख्या, इसका मतलब विरोधाभास हो रहा है। यह विरोधाभास, यहां आगे आप लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः जो प्रश्न वाली संख्या है 2 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह आपको इस प्रकार से इसको प्रश्न का हल देना था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, x² - 2x और -8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो x² - 2x -8 के शून्यक बताना है। तो पहले आप अल्फा बीटा पता करेंगे। अल्फा बीटा निकालने के लिए पहले इसकी गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर तो आपको आना चाहिए -8 और घटाने पर 2 आना चाहिए। ऐसे आप नंबर बताओ। तो यहां आएगा x² माइनस कितना आएगा, -4x + 2x और यहां आ जाएगा 8। अब ये 2 के जोड़े बना दो और x कॉमन लेंगे तो यहां आएगा x - 4 और यहां आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो x - 4, ये आ जाएगा x - 4 ये आ जाएगा x - 4। अब यहाँ x - 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 2। अब यहाँ जो संख्या आ गई ना, इसको 0 के बराबर करेंगे शून्यक निकालने के लिए। x - 4 = 0 या x + 2 = 0, ये आ जाएगा। तो x - 4 = 0 तो x बराबर कितना आएगा, 4 आ जाएगा और x बराबर -2 आ जाएगा। ये अपने शून्यंक, इसको अल्फा बोल देंगे और इसको बीटा बोल देंगे। अब सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए अपने पास 2 मेथड है, दोनों लगाने। यहाँ अल्फा + बीटा शून्यंकों का योग क्या होता है, -b/a। अब यहाँ abc का मान कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद से व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और यहाँ अचर पद, यह अचर पद 8 हो जाएगा, -8। तो यह मान रखेंगे अल्फा बीटा का। अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2 और -b का मान देखो यहाँ पे -2 और a का मान आ जाएगा 1। ये abc के मान रखने पर इसके हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 और इधर भी कितना आएगा, माइनस प्लस तो 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब ये जांच हो गई। दूसरी जांच होती है गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। गुणनफल क्या आएगा, 4 गुणा -2 और c का मान यहाँ पे देखो -8 है और a का मान है 1, तो हल करेंगे तो -8 बराबर -8। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है, इसका मतलब ये जांच गुणनफल वाली भी सही है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न को हल करना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 18 डिग्री अधिक है तो मान लेते हैं छोटा संपूरक कोण, माना छोटा संपूरक कोण x और बड़ा संपूरक
कोण y। अब प्रश्नानुसार हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो प्रश्नानुसार संपूरक कोण x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। एक तो समीकरण ये रहेगा, और एक समीकरण आपको बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है, y, छोटा कोण क्या है, x। x में 18 जोड़ेंगे तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री आ जाएगा अधिक, ये आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब यहां पे प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो y का मान समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आएगा। समीकरण 1 में मान रखेंगे तो y का मान रखो, x प्लस वाई की जगह पे रख देंगे x प्लस 18 बराबर 180। तो 2x आएगा, इधर जोड़ करेंगे और इसका पक्ष अनादर करेंगे तो 180 माइनस 18, 180 में से 118 घटाएंगे तो 162 आएगा, और ये 2x आएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। 2 का भाग करेंगे 162 में तो कितना आ जाएगा, 81 डिग्री आ जाएगा। x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। यहाँ अपन लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, कैसे भी रखो, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए समीकरण 2 में रखते थे। तो यहाँ y का मान आ जाएगा, y बराबर कितना है, x का मान 81 प्लस 18 डिग्री। 81 और 18 कितना होता है, 99 डिग्री। x और y कितना आ जाएगा, बड़ा कोण तो आ जाएगा 99 डिग्री और छोटा कोण आ जाएगा 81 डिग्री। ये इसके हल है। इस प्रकार से इसको हल करना था। फिर 7वां नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में LM और CB समांतर है। LM और CB, जैसे ये वाली भुजा समांतर है, LM और CB, ये दोनों आपस में समांतर है। और एक आपको ये भुजा समांतर दे रखी है LN कौन सी भुजा है, LN और CD, ये समांतर भुजा दे रखी है। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो आप थेल्स प्रमेय से ये सिद्ध कर सकते हैं। अब थेल्स प्रमेय देखो कैसे लगाएंगे, त्रिभुज कौन कौन सा है, समांतर लाइन आ रही चाहिए इसमें भुजा, तो त्रिभुज एक आ जाएगा ABC में कौन सी भुजा समांतर है, तो यहां भुजा समांतर आ जाएगी LM समांतर है CB, कौन सी है, CB, तो यहां आ जाएगी CB। ये समांतर दिया हुआ है, ABC में LM और CB समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, यहां आ जाएगा AM बटा AB। AM बटा AB किसके बराबर आ जाएगा, AL बटा AC। ये समीकरण नंबर 1 कहां से लिखा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से या थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला ADC त्रिभुज में देखो, ADC त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा समांतर है, तो इसमें समांतर है LN, समांतर है CD, ये दोनों भुजा समांतर है। ये समांतर है तो इसका अनुपात अपन लिख सकते हैं कि AN बटा AD बराबर क्या आएगा, AN बटा AD बराबर AL बटा AC। ये समीकरण नंबर 2, ये भी थेल्स प्रमेय से आया, थेल्स प्रमेय। फिर यहाँ पे देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करो, समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो जो राइट साइड में जो लिखा है वो बराबर, ये दोनों मान क्या है, आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर आएंगे। AM बटा AB बराबर आएगा AN बटा AD, ये आपस में बराबर है। ये इस प्रकार से सिद्ध करना था, इस प्रकार से आपको सिद्ध करना था। बहुत इजी प्रश्न था। फिर यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है,
8वें नंबर प्रश्न में उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे एक रेखाखंड दे रखा है, ये रेखाखंड है ए, बिंदु सिरे बिंदु है रेखाखंड के, और ये बिंदु आ जाएगा बी, बिंदु आ जाएगा 8, 5। अब ये बिंदु दे रखे, इस बिंदु में देखो कौन कौन से, ये यहाँ पे कोई रेखाखंड विभाजित करता तो ये पी बिंदु हो जाएगा, इसके निर्देशांक हो जाएगा x, y, और अनुपात दे रखा m1 और m2 का, m1 दे रखा है यहाँ पे 3 और m2 दे रखा है, m2 दे रखा है यहाँ पे, m2 यहाँ पे दे रखा है 1, m1 और m2 का मान दिया हुआ है, तो m2 दे रखा है 1, ये अनुपात दिया हुआ है। तो आपको x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र पता है क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। अब यहाँ पता करना x1 x2 कौन से है, तो ये आ जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। अब यहाँ मान रखो m1 का मान क्या है, m1 का मान है यहाँ पे 3, x2 का मान कितना है, x2 का मान है 8, कितना है 8, प्लस m2 का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पे दे रखा है 4, और m1 और m2 तो 3 + 1, हल करेंगे तो कितना आएगा 8 3 24, 4 एकम 4, और यहाँ आ जाएगा 4। अब 24 और 4 कितना होते हैं, 24 और 4 आ जाएंगे 28, ये 28 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 7 चौक 28, तो x का मान आ गया 7। ये x का निर्देशांक आया, तो y का निर्देशांक निकालने के लिए y वाला सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। अब इसमें मान रखो y का मान निकालने के लिए, तो m1 का मान है यहाँ पे 3 इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 का मान है 1, और यहाँ पे आ जाएगा -3, और यहाँ पे m1 और m2 का मान हल करेंगे तो 5 3 15 और 3 एकम 3, माइनस का क्यों आया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 12, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 4 3 12, 3 बार जाएगा। तो इसका निर्देशांक जो आएगा x, y का, तो p निर्देशांक क्या आएगा, x और y का निर्देशांक क्या आ गया, जो पूछा था 7, 3, इसका आंसर रहेगा, ये इसका उत्तर। इस प्रकार से इसको हल करना था, बहुत इजी प्रश्न था ये। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार बोलते टावर को, जो मोबाइल टावर होते उसको, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब यहाँ पे इस प्रकार से इसका एक चित्र बनाएंगे, क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे एक दे रखा भूमि के एक शिखर बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन ये मान लेते भवन, और ये हो जाएगी संचार मीनार, यहां से यहां तक ये संचार मीनार। अब भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर, ये 20 मीटर भवन की ऊंचाई। संचार मीनार की ऊंचाई यहां अपन मान लेते हैं h है, और इसका आधार मान लेते हैं x, और ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और कोण कितना कितना बन रहा है, ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है कितना 45 डिग्री, ये बन रहा है 45 डिग्री, और ये दूसरा कोण बन रहा है संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये अपने को दे रखा है, ये 60 डिग्री। अब इसमें आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, h ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई को माना अपन ने h। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहां नाम नेमिंग करेंगे a b c d। अब यहां पे सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी डी, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे बी सी डी, तो यहां आ जाएगा त्रिभुज
बी सी डी। इस त्रिभुज में देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण दे रखी है, तो और लंब और आधार है, तो आधार और लंब, तो ये लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, यहाँ पे भवन की ऊंचाई आ जाएगी, लंब आ जाएगी, तो और थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो लंब का मान है 20 और आधार आ जाएगा x। अपन ने आधार CD की लंबाई को क्या माना है, x माना है। तो अब यहाँ पे tan 45 कितना होता है, एक मान होता है, और यहाँ पे 20 बटा x, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। ये x का मान आ गया। अब लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये मान ज्ञात करना ही है। तो h का मान ज्ञात करना, h का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ACD, बड़ा वाला त्रिभुज ACD। इस त्रिभुज में चेक करते हैं टेन थीटा, लंब और आधार में संबंध वाला फॉर्मूला, लंब बटा आधार। अब यहाँ टेन कितना आएगा, कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, और लंब कितना है, लंब दे रखा है, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे ये 20 और h, तो यहाँ आएगा 20 प्लस h, और आधार कितना आएगा x। अब यहाँ पे x का मान रख देंगे, आगे हल करते हैं इसमें। टेन 60 का मान होता है √3, और यहाँ पे 20 प्लस h अपॉन x का मान कितना है 20, यहाँ वैल्यू पुट करी ये x का मान जो निकाला है 20, वो यहाँ पे x की जगह पे रखा है मान। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 20√3 और यहाँ आएगा 20 प्लस h। 20 का पक्षांतरण कर लेते तो h का मान आ जाएगा, h बराबर आएगा 20 का पक्षांतर करेंगे तो 20√3 माइनस 20, तो 20 यहाँ पे उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। ये संचार मीनार की ऊंचाई, ये आपको यहाँ तक हल करना था। ये संचार मीनार की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, बहुत, ये भी बहुत आसान प्रश्न था। फिर यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है आपको। जैसे ये आपको दे रखा है वृत्त, ये वृत्त का केंद्र और ये आपको त्रिज्यखंड, इसका मान पूछा है, ये इसका मान पूछा है। अब इस त्रिज्यखंड में ये कितनी दे रखी, 21, त्रिज्या कितनी दे रखी, 21। ये वृत्त का केंद्र बिंदु है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। और ये कोण कितना बन रहा है, ये कोण बन रहा है 60, ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। तो अब यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देते हैं, थीटा का मान है 60 डिग्री और 360, पाई का मान कितना है 22 बटा 7, आर का मान कितना दे रखा, त्रिज्या 21 दे रखी है। अब 21 को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर का वर्ग करना है तो 2 बार लिख देंगे। अब ये कट जाएगा 6 बार 60 के पार्ट से, और ये 7 के पार्ट से कितनी बार कटेगा, 7 3 21। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये कट जाएगा 3 के पार्ट से 2 बार, ये 3 के पार्ट से 1 बार, फिर ये 2 कट जाएगा 22 से 11 बार। तो उत्तर आएगा 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 कितना होता है, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 एकम 22 और 1 23, 22 और 1 23। ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्या है आपस में बराबर है, तो ठोस का आयतन ज्ञात करना पाई के पदों में। तो पाई के पदों में ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये बना देते हैं अपन एक अर्धगोला, ये अर्धगोला बना दिया। इस अर्धगोले पे ये शंकु है, ये शंकु बना दिया आपने। फिर ये कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या
और शंकु की त्रिज्या क्या है, बराबर है, ये बोला है प्रश्न में। और इसकी ऊंचाई भी बराबर है, शंकु की जो ऊंचाई है वो भी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये प्रश्न में लिखा हुआ है। तो यहां पे दिया हुआ क्या है, शंकु की क्या दे रखी है, त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या किसके बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या। और क्या दे रखी है, ऊंचाई भी बराबर, और किसके बराबर है, ये दोनों का मान कितना है, 1 है, और यहां पे ये भी दे रखा है कि ये भी इसकी के बराबर, शंकु की ऊंचाई, तीनों आपस में बराबर आएगी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो यहां पे r बराबर क्या आएगा, h, r बराबर h आएगा, और सबका मान कितना, 1 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखा है। ये प्रश्न में दिया है गोले की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है, ये ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, बराबर है। बराबर है तो ठोस का आयतन, जो आकृति बनी ना उस ठोस का आयतन बताना है पाई के पदों में। तो पाई के पदों में बताने के लिए यहां लिख देंगे ठोस का आयतन किसके बराबर आएगा, ठोस का आयतन आएगा अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, इन दोनों के आयतन को प्लस कर देंगे, तभी तो ये पूरी आकृति का आयतन आएगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये आए। अब यहां पे मान रखेंगे 2/3, पाई का मान नहीं रखना क्योंकि प्रश्न में पाई का मान आपको पाई के पदों में पूछा है। तो यहां पे कितना आएगा, आर का मान क्यूब, 1/3 पाई, आर का मान कितना आएगा 1, और एच का मान भी 1 है, ये अब मैंने बता दिया यहाँ आर और एच क्या है, बराबर है। हल करने पर इसका उत्तर आएगा 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई प्लस पाई, टोटल आएगा 3 पाई/3। हल करेंगे तो कितना आएगा पाई, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, पाई सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन पता कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लगाना जरूरी है, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। फिर यहाँ 12वां प्रश्न पूछा है बारंबारता का माध्य ज्ञात करना है, माध्य मीन ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए ये सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। प्रत्यक्ष विधि में आपको वर्ग चिन्ह पता करना है, एक तो x का मान वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको, या मध्यमान भी बोलते हैं, और एक आपको fx, ये f का मान दे रखा है, और ये fx का मान पता करना है। तो सबसे पहले x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करो तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें जोड़ के करेंगे तो 60 आएगा, फिर यहाँ 70 आएगा, यहाँ 80 आएगा, और यहाँ 90 आएगा, यहाँ 90 आ जाएगा, ये मान आ जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये मान होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। अब अपने को सिग्मा एफ का मान निकालना, तो इसका मतलब ये जोड़ कर दो, इसका सिग्मा एफ कितना आएगा, सिग्मा एफ तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा एफ, ये आ जाएगा सिग्मा एफ। अब इन सब का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और 11 21 आ जाएगा, 21 और 3 24 आ जाएगा, 24 और 8 32 आ जाएगा, 32 और 3 कितना आ जाएगा 35, ये 35। इसी प्रकार से ये इसका सूत्र होता है
सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब अपन ने इसका मान तो निकाल दिया, लेकिन अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे इन सब का जोड़ करना है, सिग्मा एफ एक्स, यहाँ आएगा सिग्मा एफ एक्स। तो अब पहले इसका गुणा करो एफ और एक्स का। 3 इंटू 50 कितना होता है, तो यहाँ आ जाएगा 150। 10 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 600। फिर यहाँ 11 इंटू 70 कितना आ जाएगा, 770। फिर 8 इंटू 80 कितना आएगा, 640। फिर 3 इंटू 90 कितना आएगा, तो ये आ जाएगा। अब इन सब का जोड़ करना, तो यहाँ 0 का 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 और 12 आ जाएगा, 12 और 4 16, 16 और 7 कितना आ जाएंगे, 23, 23 का 3 आ जाएगा, हासिल का 2 चला जाएगा। 3 और 6 9, 9 और 16, 16 और 6 कितना आ जाएंगे, 22, 22 और 2 24, 2430 आ जाएगा। अब ये दोनों मान यहाँ रखने थे, 2430 बटा 35। कौन से पाड़े से कटेंगे, 5 के पाड़े से ये 7 बार, ये 5 के पाड़े से कितनी बार कट जाएंगे, 4 50 20, और यहाँ आ जाएगा 8 50 40 और 5 छंग 30। अब इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 का 7 छंग 42, 7 बार चला जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 6 बचेगा, तो 7 नम 63, 63 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 चौक 28, 69.4 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 69.4। ये इस प्रकार से इसका ये आ जाएगा आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा 69.4। भाग करके हल करना था, ये प्रत्यक्ष विधि अपन ने लगाई है। फिर इसके बाद में लगभग आंसर निकालना था उसमें। यह है आपको 13वां प्रश्न। एक थैले में कितनी लाल गेंद है, 3, काली गेंद कितनी है, 5, और थैले में से एक गेंद यादृच्छा बोलते हैं रैंडमली निकालना, बिना देखे निकालना। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, दोनों पूछा है। तो पहले देखो कुल गेंद कितनी है, तो पहले यहाँ पे थैले में लाल कलर की गेंद कितनी, लाल गेंदें कितनी है, 3। काली गेंदें कितनी है, काली गेंदें है इसमें 5। कुल गेंद कितनी है, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 5 = 8। ये कुल आ गए, कुल परिणाम। अब प्रायिकता पहला पूछा है, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का डायरेक्ट सूत्र लगा के लिखना था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लाल गेंद प्राप्त करने के, तो टोटल लाल गेंद कितनी है, 3 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। कुल गेंदें कितनी है, 8, तो 3/8 इसका उत्तर रहेगा, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। फिर इसी प्रकार से दूसरा इसमें लिखना था, लाल गेंद प्राप्त नहीं करने की, प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो लाल नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, काले कलर की गेंद आएगी। तो 5/8 इसका उत्तर रहेगा। ये इस प्रकार से यहाँ सूत्र लगाना था, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये दोनों इसके आंसर रहेंगे। फिर आपको नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न पूछा है, एपी का 31वां पद कितना ज्ञात कीजिए, जो 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है, 73 है। इन दोनों से अपन ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है 11वां पद कितना है, 38 है, और प्रश्न में एक और दिया हुआ है 16वां पद। 16वां पद कितना दिया हुआ है, 73 है। अब यहां पे 11वें पद को अपन क्या लिख सकते हैं, a +
10d बराबर 38, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 16वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे। अब यहां पे विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 ये दिया हुआ है और समीकरण 2 ये दिया हुआ है। इन दोनों को घटाने पर क्या लिख देंगे, घटाने पर, तो यहां लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, घटाने पर, तो यहां ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा माइनस का 5d और यहां घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। फिर 13 में से 8 को घटाएंगे, 13 माइनस 8 तो 5 आएगा और 6 माइनस 3 तो 3 आएगा और माइनस 35 में 5 का भाग तो कितना आएगा, 7 बार जाएगा। ये डी का मान आएगा, क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ये डी का मान, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। डी का मान आ गया तो अपन ए का मान कैसे निकालेंगे, ये डी का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या उत्तर आएगा, देखते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 में डी का मान रखो तो यहाँ आ गया a प्लस 10 इंटू डी, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 38। तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 7 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 38 और ये 70 उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा, आगे हल करेंगे तो d बराबर कितना आएगा, 38 में से 70 माइनस 70 आएगा तो माइनस में उत्तर आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। 10 में से यहाँ 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 6 में से तो 3 आ जाएगा। ये a और d का मान आ गया। अब ज्ञात क्या करना, 31वां पद ज्ञात करना। 31वां पद, 31वां पद को क्या बोलते हैं, a31 होता है a प्लस 30d। a और d का मान यहाँ रखो। a का मान कितना है, a का मान अभी अपन ने निकाला यहाँ पे माइनस का 32, क्या निकाला, माइनस का 32, ये माइनस का 32 प्लस d का मान कितना निकाला, 7, ये आ जाएगा 7। तो ये माइनस का 32 और यहाँ आ जाएगा 7 3 21 210। 210 में से घटाएंगे 32 तो कितना आएगा, 10 में से ये घटा दो कितना आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे 20 में से 3 गए 17, ये 178 इसका आंसर रहेगा। ये 31वां पद आएगा, ये इसका उत्तर है। ये भी बहुत आसान प्रश्न था। आगे नेक्स्ट देखिए, 15वां प्रश्न है, एक्स अक्ष का बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वो x, 0 होता है और उस बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ है। ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जैसे मान लो x अक्ष का बिंदु है, x अक्ष का, तो x अक्ष का बिंदु होता है x, 0। इस बिंदु से ये दोनों बिंदु कौन कौन से, 2, -5 और एक बिंदु दे रखा है -2, 9, -2, 9, ये दोनों समान दूरी पे थे। अब इसका नेमिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b और ये आ जाएगा c, ये c आ जाएगा। अब ABC से अपन निकालेंगे तो दूरी सूत्र यूज करेंगे, इसमें दूरी सूत्र काम में लेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र, तो यहां लिख देंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब इस दूरी सूत्र से मैं प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार क्या रखा है कि यहाँ पे समदूरस्थ है। प्रश्नानुसार किसकी दूरी बराबर है, एक तो AC की दूरी और एक दे रखा है BC की दूरी। AC और BC क्या है, बराबर दूरी पे। इन दोनों की दूरी बराबर है तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे, दोनों में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा
x2 माइनस x1, x2 का मान x माइनस 2, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान कौन सा है, y2 का मान यहाँ पे ये ले लेते हैं माइनस का 5, तो ये y2 माइनस y1, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस लिखा ना, तो यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ आ जाएगा कौन सा 0 माइनस 5 आ जाएगा, 0 माइनस 5, तो यहाँ लिख देंगे 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस लिख रहा हूँ। फिर इसी प्रकार से BC की दूरी निकालेंगे, BC, तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले का एक माइनस और एक माइनस में नंबर। फिर यहाँ प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ आ जाएगा कितना 0 माइनस 9 का वर्ग, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ देखो सूत्र, पहले यहाँ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 9 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा माइनस 9 का स्क्वायर। हल करेंगे तो कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे सूत्र लगाएंगे x का स्क्वायर, फिर 2ab के हिसाब से यहाँ आ जाएगा 4x और यहाँ आएगा 4 और माइनस 9 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस 9 का प्लस बन जाएगा 81। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, तो पक्षांतर करेंगे तो कट जाएगा, ये 4 प्लस में और ये भी 4 प्लस में, तो पक्षांतर करेंगे तो कट जाएगा। तो संख्या कौन कौन सी बचेगी वो लिख देते हैं, तो यहाँ संख्या बचेगी माइनस का 4x और यहाँ इधर आएगा 4x माइनस का बन जाएगा ये वाला नंबर, फिर यहाँ पे नंबर आएगा 81 और 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25, घटाएंगे तो कितना आएगा 11 में से 5 गए 56 और यहाँ पे 7 माइनस 2 कितना आएगा, ये आ जाएगा। फिर ये जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की संख्या, तो माइनस का 8x, तो x बराबर आएगा 56 बटा माइनस 8, माइनस 8 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 8 56 होता है, तो माइनस का 7, तो बिंदु आ जाएगा x अक्ष का जो बिंदु आएगा ना, बिंदु C जो x अक्ष का था x, 0, तो वो उत्तर आएगा -7, 0, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से इसको हल करना था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16वां नंबर प्रश्न। 16वें नंबर प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। अब बाह्य बिंदु से वर्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो यहां इसकी आकृति बना देते हैं। ये एक वर्त ले लेंगे, इस वर्त पे कोई बाह्य बिंदु लिया, इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनाते हैं, दो स्पर्श रेखा ये, एक तो ये की स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। अब यहां सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर है, तो यहाँ पे ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये O बिंदु हो जाएगा, ये P बिंदु हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, इसका नेमिंग किया है और रचना कर लेंगे। यहाँ पे ये P को O से मिला दो या OP को मिला लिया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है, अब प्रश्न में जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि दो स्पर्श रेखा है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, कौन कौन सी है, एक तो ये हो जाएगी PA हो जाएगी तथा PB है, ये दो स्पर्श रेखा, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, PA और PB है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। और क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध यहाँ पे करना है ये दोनों
AP और PB, या PA और ये दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर बताना है। PA बराबर बताना है PB, ये दोनों बराबर बताना है, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पे रचना करेंगे। रचना अपन ने क्या करी, OP को मिलाया, ये मिलाया, OP को मिलाया, O को P से मिलाया। अब यहाँ पे प्रमाण तो त्रिभुज देखो कौन कौन से, एक तो त्रिभुज है ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज अपन लेंगे ये वाला, और एक त्रिभुज लेंगे हम ये वाला। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई भी 3 कंडीशन अपन चेक करेंगे। तो त्रिभुज ले लेते, कौन कौन सा नाम लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ नाम आ जाएगा OAP लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा OAP, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज आ जाएगा दूसरा OBP। कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज OBP। इन दोनों त्रिभुज में चेक करते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कोण A और यहाँ पे कोण B क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कैसे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, OA और OB। इस त्रिभुज में कौन सा आ जाएगा, OB। ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। फिर इसके बाद में कौन सा, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या आ गई उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा, क्या नाम लिख देंगे, OP। OP दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब यहाँ अपन को देखने से पता चल रहा है कि एक तो अपन ने 90 डिग्री का कोण लिया ये, और एक इसके सामने वाली भुजा ली है, और एक कोई अदर भुजा ली है। तो यहाँ पे RHS सर्वंगसमता गुणधर्म से, RHS नियम से त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज नाम लिख देंगे OAP और त्रिभुज OBP सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो संगत भाग को अपन लिख देंगे CPCT से। CPCT से अपन बोल सकते हैं कि कौन कौन सा इसकी जो सिद्ध करना है, PA बराबर हो जाएगी PB, ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर आ जाएगी, PA बराबर PB, PA बराबर PB। तो यहाँ आ जाएगी PA बराबर PB। ये इस प्रकार से सिद्ध करना था। ये भी प्रमेय का क्वेश्चन था, बहुत आसान है, इस प्रकार से इसको हल करना था। फिर नेक्स्ट है 70वां नंबर पर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना। बहुलक मोड बोलते हैं, मोड ज्ञात करना है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ चेक करो कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से वर्ग की है। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता 10 है, 35 है, ये है 52 है, 61 है और 38 और 29। तो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ लग रही है, तो ये आ जाएगा F1 आ जाएगा। 61 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। और ये 60 निम्न सीमा हो जाएगी, L का मान हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, H का मान आ जाएगा। ये F1 है तो ये क्या होगा, F0, और ये क्या होगा, F2 आएगा। ये मान F2 आएगा, ये मान F1 आएगा। अब यहां पे देखो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक वर्ग होता है। बहुलक वर्ग में L का मान, F1 F0 इन सब का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुलक वर्ग पता किया, तो सबसे अधिक बारंबारता है यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 61 है, अतः बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 से 80। 60 से 80 इसका बहुलक वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ L का मान आ जाएगा 60, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 80 माइनस 60 20, ये अंतर आ गया। F1 का मान अभी अपन ने देखा कितना है, F1 का मान है यहाँ पे 61, F0 का मान है 52 और F2 का मान कितना है, F2 का मान है 38। ये 38 दे रखा है F2 का मान। ये सभी मान कहाँ रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे और इसका हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो L का मान कितना है, अभी अपन ने देखा 60 है, कितना है 60, ये 60 F का मान आ जाएगा। फिर इसके बाद में F1 का मान कितना है 61 और F0 का मान कितना है 52, ये 52। 2 F1 का मान कितना है, F1 का मान है यहाँ पे 61, ये मान रख देंगे 61। फिर F0 का मान देखो, F0 यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 52 और F2 हो जाएगा 38, 52 और 38 ये आ जाएगा 52। F2 का मान कितना आ जाएगा 52 और यहाँ आ जाएगा 38 और इंटू H का मान है 20। ये सभी मान रखने के बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 61 माइनस 52 कितना आ जाएगा, लगभग 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। और ऊपर कितना है 20 है और बट्टा में यहाँ 61 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 122 आ जाएगा। फिर इसके बाद में दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाएगी तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 और 50 से आ जाएंगे 90 आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ 60 प्लस ये आ जाएगा 180 के करीब और यहाँ आ जाएगा 122 में से 90 को घटाएंगे तो लगभग आएगा 32, ये 32 आ गया। ये 32 आ जाने के बाद 4 के पहाड़े से, ये 4 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा तो इसको कट करेंगे 4 के पहाड़े से तो यहाँ आ जाएगा 4 के पहाड़े से 8 चौक 32 और ये 4 के पहाड़े से 4 चौक 16, 4 चौक 16 आ जाएगा और 5 चौक 20, ये 45 आ जाएगा। फिर और 8 के पहाड़े से इसको कट करेंगे तो लगभग कितना आएगा 8 × 50 40, 5 बार जाएगा, 8 × 50 40 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 5 बचेगा तो 8 × 48, 8 × 48 आएगा। तो लगभग यहाँ पे 60 और 5 पॉइंट कितना आएगा 65.6, 65.6 इसका आंसर रहेगा, 65.6। ये भाग आप देख लेना कितना है, ये 8 का भाग किया यहाँ पे 45 में तो कितना आ जाएगा 8 × 50 40, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में तो 8 × 48 आ जाएगा और यहाँ पे आगे कंटिन्यू होगा तो एक संख्या तक निकालोगे तो भी राइट है आपका। तो ये इसका उत्तर रहेगा। इस प्रकार से बहुलक ज्ञात करना था। फिर इसके बाद में 18वां नंबर प्रश्न, 18वां नंबर प्रश्न दे रखा है, सेक्शन सी दे रखा है, जो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविधकर का सूत्र से मूलों की प्रकृति पता चलेगी। तो विविधकर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ये विविधकर ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ पे a b c का मान कहाँ से निकालेंगे, x² का जो गुणांक होता है वो a होता है और x का गुणांक जो होगा वो b होगा, माइनस भी साथ में लेना है और ये अचर पद होगा वो c होगा। और यहाँ पे ये समीकरण बोला था बराबर में 0 होना चाहिए, करेक्शन था। तो यहाँ आ जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -6 का स्क्वायर, 4 a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3।
हल करेंगे तो यहाँ आएगा 36 और यहाँ आएगा 4 3 12, 12 और 12 दूना 24। घटाएंगे तो कितना आएगा 12, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये 12 आ जाएगा। ये आ जाने के बाद फिर इसके बाद में चेक करते हैं कि ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसीलिए क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, इसलिए ये के मूल कैसे आएंगे, यहाँ पे वास्तविक मूल होंगे, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न वास्तविक मूल। कैसे होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, भिन्न वास्तविक मूल। x के 2 मान आएंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब वास्तविक मूल होंगे तो वो मूल ज्ञात करना है यहाँ पे। अब मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फॉर ac का मान यहाँ 3 है, यहाँ कितना आएगा, ac का मान 3 आ जाएगा इंटू 3। तो यहाँ देखो मूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे द्विघात सूत्र कौन सा होता है, x बराबर यहाँ आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये आ जाएगा। इस सूत्र में मान रखेंगे, x बराबर आ जाएगा माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पे b का मान है माइनस का 6, ये माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे अपन ने मान पहले ही निकाल दिया, 12 आया, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया 12 विविध कर, और यहाँ पे बट्टा में क्या आएगा 2 इंटू 2 आ जाएगा। हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3, 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है वो ले लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन 2 आ गया, तो यहाँ आ गया 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो रूट 3, और बट्टा में क्या है 4। अब 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा 2। ये x के 2 हल आ जाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये इसका उत्तर रहेगा। इस प्रकार से इसका उत्तर निकालना था। पहले तो आपको चेक करना था कि इसके हल कैसे आएंगे, प्रकृति बतानी मूलों की प्रकृति बताने के लिए विविधकर का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना दिया। इसकी ऊंचाई तो मान लेते हैं आधार x है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, आधार ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आ जाएगा। और कर्ण कितना दे रखा है, 3। अब कैसे पता चला ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये आ जाएगी कर्ण। तो ये आ जाएगा इसकी लंब, ये लंब आ जाएगा, ये आधार आ जाएगा, ये आधार, ये इसका आधार। फिर इसके बाद में यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस सूत्र लगा के तो यहाँ पे ये त्रिभुज आ जाएगा, ये तो आधार आ जाएगा, और ये 13 सेंटीमीटर है, ये कर्ण है, ये कर्ण। अब यहाँ देखते माना क्या क्या अपन ने माना, आधार मान लिया x, ऊंचाई कितनी मानी, ऊंचाई आ जाएगी प्रश्न अनुसार x माइनस 7, क्योंकि अपन को प्रश्न में बोला आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए 7 सेंटीमीटर कम करके अपन ने लिख दिया। फिर इसके बाद में कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण दिया हुआ है, प्रश्न में कर्ण का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकते हैं, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये पाइथागोरस का सूत्र होता है। लंब का मान यहाँ चेक करते थे कितना है, x माइनस 7,
आधार का मान कितना है, x है, और कर्ण का मान कितना है, 13 है। हल करेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 x, फिर यहाँ आ जाएगा 7 और 7 49 आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगाया मैंने। फिर इसके बाद में x का स्क्वायर और यहाँ 13 का वर्ग कितना आएगा, 169। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ आ जाएगा 49, उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, 169 माइनस 49, 169 माइनस 49। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ आ जाएगा 120, 14x और 120। तो x 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर, 14 में से 2 कॉमन आएंगे तो कितना आ जाएगा, 7x, और फिर यहाँ आ जाएगा 120, 2 का भाग कर लो 120 में तो कितना आ जाएगा, 60। अब ये 60 इधर पक्षांतर कर लेते तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे तो ये माइनस का 60। अब गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 60, और घटाने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12, बार पंजे 60 होता है, तो 12x माइनस का और प्लस का 5x और माइनस का 60। अब इन दोनों दो के जोड़े बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12, और यहाँ आ जाएगा 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 12। अब यहाँ x माइनस 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, और x प्लस 5 एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार उसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो अब इसको हल करने के बाद अपने ये आंसर आएगा यहाँ पे कि x का मान एक तो आ जाएगा x बराबर 12, और एक आ जाएगा या x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब माइनस के 5 के मान को नहीं लेंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो अब x का मान 12 लेते हैं, इसका मतलब आधार कितना आया, आधार इसमें आ गया 12, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई देखो कितनी होगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस, ऊंचाई आ जाएगी x माइनस, तो 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितनी आती है, 5 सेंटीमीटर। तो ये इसके उत्तर रहेंगे 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 12 माइनस 7 कितना हो जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर रहेंगे, एक तो आधार आ जाएगा और ये ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार से इसको हल करना था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न था 19वां प्रश्न, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। इसमें आपको सिद्ध करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार रिपीट करता है ये। तो यहाँ आ जाएगा LHH लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन A, और यहाँ 1 माइनस साइन A, ये लिखा। अब इसका परिमेयकरण करके रूट हटाएंगे। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर में जो संख्या लिखी उसका विपरीत चिन्ह लिखे। तो विपरीत चिन्ह क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन A, ये विपरीत चिन्ह लिया। अब ये विपरीत चिन्ह लेके इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसमें इस प्रकार से, तो यहाँ होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यह आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ देखो इसमें यहाँ आ जाएगा माइनस में आएगा साइन है, तो यहाँ साइन a है, यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये आ जाएगा। इसके बाद में इसको यहाँ हल कर सकते हैं वर्ग करने पर, ये वर्ग लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस साइन A, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ सर्व समीका लग जाएगी, ये अंडर रूट पूरा, तो 1 माइनस कॉस, यहाँ साइन स्क्वायर, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर आता है, तो कॉस स्क्वायर से ये क्या रूट हट जाएगा, तो यहाँ कॉस A आ जाएगा। कैसे समझ में आया, यहाँ पे कैसे किया, जैसे ये प्रश्न था तो यहाँ पे 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर है, और यहाँ बन जाएगा कॉस
स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे रूट ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आ जाएगा। साइन ए और कॉस ए आ जाएगा तो यहाँ पे साइन 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है यहाँ पे सेक, तो ये सेक ए, और यहाँ पे क्या दे रखा है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो ये टेन है, ये टेन है, ये राइट हैंड साइड, ये अपने को सिद्ध करना था। ये इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। बहुत आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है अथवा में यही है त्रिकोणमिति का, इसमें कौन ज्ञात करना है ए और बी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है टेन ए प्लस बी, कितना दिया हुआ है √3, टेन ए प्लस बी √3 है, और टेन ए माइनस बी 1 अपॉन √3 है, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी कितना है 1 अपॉन √3 है, टेन ए माइनस बी कितना है 1 अपॉन √3। तो यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करना, तो ये टेन में बताओ किसका मान होता है, तो टेन में मान बताना है तो यहाँ आ जाएगा √3, तो टेन 60 का मान होता है, टेन 60 ये आ जाएगा। तो टेन 60 का मान होता है तो तुलना करेंगे तो ए बी का मान कितना आएगा 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये टेन में मान बताओ 1 अपॉन √3 किसका मान होता है टेन 30, किसका मान होता है टेन 30, तो यहाँ आएगा टेन 30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री आएगा, तुलना करेंगे तो ए माइनस बी कितना आएगा 30 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो यहाँ आएगा a प्लस बी, समीकरण a प्लस बी बराबर 60, और एक है a माइनस बी बराबर 30। अब जोड़ने पर लिखा तो यहाँ एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या क्या होगी कट जाएगी, तो यहाँ पे ये संख्या तो कट जाएगी, तो यहाँ बचेगी कौन सी संख्या, तो 2a हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और यहाँ कितना आएगा 90, और 90 में भाग करेंगे 2 का तो कितना आएगा 45 डिग्री, a का मान आ गया 45। अब ये a का मान कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रखो, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये a का मान रखो यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 60, तो यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना होता है 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ये तो आ जाएगा b का मान और ये आ जाएगा a का मान, ये दोनों इसके उत्तर रहेंगे। और ये दोनों कैसे एंगल है, न्यून कोण है, 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण बताने थे। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 20वां लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक मीडियन फाइंड करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले CF की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता बना देते हैं CF। तो CF बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए CF बनाएंगे, तो CF यहाँ आ जाएगा CF, और ये F होता है। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल नहीं निकालना है, ये वर्ग चिन्ह नहीं निकालना, x का मान नहीं निकालना, क्योंकि माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को काम में लेंगे, तो इस सूत्र में जो जो मान चाहिए वो मान पहले अपन निकाल देते हैं। तो सबसे पहले CF कैसे बनाते हैं, 4 सेम टू सेम आएगा, फिर 4 और 5 कितने हो गए 9 आएगा, 9 और 13 कितने हो गए, 9 और 13 22 हो गए,
22 और 20 कितना हो गए? 42 हो गए। 22 और 20 कितना हो गए? 42 हो गए। 42 और 14 कितना हो गए? तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा। 42 और 14 56 आ जाएगा। 56 और 8 कितना हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। और 64 और 4 कितना हो जाएंगे? 68। ये आ जाएगा। और ये बोलते हैं सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ को ही क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। एन का मान कितना है? 68 है, और संचयी का भी 68 है, तो इसका मतलब अपने संचयी बारंबारता राइट बनाइए। फिर यहाँ पे चेक करना है कि n बटा 2, n बटा 2, 68 बटा 2 कितना आता है? 34। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग कौन सा हो जाएगा? 34 से बड़ी। तो यहाँ 34 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। तो 34 से बड़ी संचयी बारंबारता, तो यहाँ आ जाएगा कौन सी? 42। तो 42 के संगत, तो ये इसका अपना माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये माध्यक वर्ग, तो वर्ग कौन सा आ जाएगा? 125 और 145 है। संगत कौन सा आ जाएगा? बारंबारता संगत वर्ग अंतराल कौन सा आ जाएगा? 125 और 145 है। अब ये यहाँ पे माध्यक वर्ग, तो यहाँ पे ये माध्यक वर्ग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग आ जाएगा 125 से लेकर 145। अब इसमें आपको देखना है कि L का मान क्या आएगा? तो यहाँ L का मान आ जाएगा 125। L का मान कितना आ जाएगा? 125। इन दोनों का अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 20। H का मान आ जाएगा 20। फिर यहाँ n बटा 2 कितना आ जाएगा? ये तो f का मान होता है, ये कितना होता है? ये CF का मान होता है, ये CF होता है हमेशा, ये CF का मान होता है, ये CF का मान होता है। n बटा 2 कितना आया? 34। और यहाँ पे CF का मान कितना है? यहाँ पे 22 कितना है? 22। और यहाँ पे आ जाएगा फिर f का मान है 20 और इंटू 20 से 20 ये कट जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 125 प्लस इस दोनों में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा 4 में से, और यहाँ आ जाएगा 12। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 137। 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 137 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 137 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से इसमें लास्ट प्रश्न है एक अथवा में, जो बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना। अब माध्य ज्ञात करने के अपने पास 3 विधियां, कोई भी विधि लगा के हल कर सकते हैं। तो इसमें मैं पग विचलन विधि से हल करता हूं, तो ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे पग विचलन विधि में सबसे पहले x का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद में f का मान निकालेंगे, और फिर यहाँ पे ui fi निकाल देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं सारणी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फिर इसमें देखो, यहाँ एक पग विचलन विधि का सूत्र याद होना चाहिए। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि है ना। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? माध्य। तो माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है। अब इन सब का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले x का मान निकाल देते हैं। x का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 510, ये 510। फिर इसके बाद में आएगा 520 और यहाँ 30 आ जाएगा, 20-20 का अंतर चल रहा है तो ये 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 550 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 570 आ जाएगा और 560
90 आ जाएगा। इन दोनों का बीच का मान क्या आ जाएगा 590। अब यहाँ पे निकालना है यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई का मान आएगा x में से a का मान घटाना था। a अब यहाँ पे कोई भी कल्पित माध्य मान लेते हैं, जैसे मान लेते मैंने कल्पित माध्य ये माना, कल्पित माध्य इसमें x में से मानेंगे, हमेशा आंसर किस में से मानेंगे? x में से। तो ये मैंने कल्पित माध्य ले लिया a का मान, ये मैंने a का मान लिया, तो ये मैं घटाऊंगा यहाँ पे 550 और h का मान कितना है 20, अंतर कितने का है 20 का चल रहा था, 20 घटा देंगे। तो अब यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, इसमें हल करने पर, तो यहाँ हल करते हैं तो यहाँ देखो ये -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, हल करके देखेंगे जब आ जाएगा ये 1 और 2 आएगा। फिर इसके बाद में एफ आई और यू आई का मान, एफ आई और यू आई का मान चाहिए। तो एफ आई का मान कौन सा होता है? एफ का मान ये होता है, एफ और यू का मान, ये दोनों का गुणा करना है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ देखो एफ आई और यू आई, तो यहाँ आएगा -24, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0, और 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 और 10 और ये 2 20, प्लस की संख्या को जोड़ देंगे तो 26 आएगा, और माइनस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आएगा माइनस का, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 38 आएगा, ये माइनस का 38 आ जाएगा, ये जोड़ने पर आ जाएगा। अब ये इन सब का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, तो ये 10 और 6 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितना आ जाएगा 24, 24 और 10 आ जाएगा 34, 34 38, 38 और 12 50, कितना आ जाएगा 50, ये 50 आ जाएगा। अब इन सब का सिग्मा एफ आई और यू आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई, तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 और 4 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा। घटाना 38 में से 26 को घटाना, ये सभी मान यहाँ रखना। और यहाँ पे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जो हमने लिया, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य क्या लिया, कल्पित माध्य हमने लिया है ये 550, और यहाँ पे इसका वर्ग अंतराल h का मान, ये a का मान है और h का मान कितना है 20, ये 20 h का मान है, दोनों का अंतर ये आ जाएगा। और फिर इसमें मान रखेंगे a का मान कितना आया, a का मान देखो यहाँ पे ये वाला 550, ये 550 रखा, तो यहाँ पे अलग पेन ले लेते हैं, फिर इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 550 प्लस, फिर यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, तो माइनस का 12, ये माइनस का 12, और सिग्मा एफ यहाँ आ जाएगा, ये जो मान होता है ना सिग्मा एफ, तो ये 50 कितना आएगा 50, और इंटू एच कितना है 20। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 550 माइनस का, यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 24 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस का। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 आ जाएगा, 4 बार जाएगा 5 चौक 20, और 8 50 कितना आ जाएगा 40, 8 बार, तो यहाँ आ जाएगा 545, 545, 545 आ जाएगा, ये 545.2 घटाने पर ये उत्तर आ जाएगा इसका 545.2 आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। इस प्रकार से इस पूरे पेपर का एनालिसिस किया। ये पेपर एकदम मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, एक तरह से बोर्ड का एनालिसिस था। तो आप इस प्रकार से पढ़िए कि ये बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है, तो इसी हिसाब से आप तैयारी करते रहोगे तो ज़रूर बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। थैंक यू।